नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, और क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आ जाइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इंस्टीट्यूट पर, और आप पढ़ने वाले हैं आज सीटेट 2012 में आए हुए हिंदी के प्रश्न। यानी उसमें आपके 15 प्रश्न जो होते हैं वो गद्य और पद्य से होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो हैं उसमें शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और चलते हैं अपने प्रश्नों के सिलसिलों पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हर कदम फूंक फूंक के चलना है, क्योंकि एक सीट को अपना करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर, और आज का प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, बताइए। तो आपके शिक्षण का प्रश्न आ गया है, और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे, क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भाषा का आकलन कर लें, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना है। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सभी अपने अपने आंसर करेंगे, सभी को अपने आंसर करने हैं, जिससे आप लोग जान पाए कि आप अब कितने पानी में उतर चुके हैं। हाँ जी, तो सभी को अपने आंसर देना है और बहुत ही पॉइंट बताना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाषा का आकलन करना, तो बच्चा आकलन कर रहे हो तो उसमें आप भाषा शिक्षा का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दे रहे हो, आप तो वहां आकलन कर रहे हो ना, तो आप इसको काट देंगे। ठीक है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपना लेना, तो ऐसा शिक्षक को शोभा नहीं देता है ना। भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक से अगर हम पढ़ा रहे हैं, वो सीख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा शिक्षण असफल उपलब्ध कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अपनी भाषा में निपुण होंगे। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे तो बी लगता है। आप लोग अपने विचार व्यक्त करिए, यानी कि अपना पॉइंट लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, सभी लोग अपने अपने आंसर करते रहेंगे, ठीक है जी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है, यानी वो क्या चाहता है बच्चों से कि बच्चा क्या करे। आ जाइए, तो पॉइंट आपके पास कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। ये कौन चाहता है, ये एक भाषा शिक्षक अपने बच्चों से कामना करता है, चाहना करता है। ठीक है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्या अध्यापक ये चाहता है, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ये चाहता है, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो अगर बंधे बंधाए सवाल देते हैं तो आप समझ गए होंगे कि बंधे बंधाए सवालों का मतलब है रटंत विद्या और फलंत नहीं। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाना है। अब बताइए, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, तो भाषा के जो शिक्षक हैं क्या वो यह चाहते हैं। हाँ जी, क्या लगाया आप लोगों ने, बिल्कुल सही लगाना, सभी लगाना। आइए, तो यहाँ पे कह रहा है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, तो ऐसी कामना नहीं करेगा शिक्षक। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तो आज की जो शिक्षा है उसमें बताया जाता है कि मातृभाषा का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ ना लगाने से नेगेटिव में चला जाएगा। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, यानी कि रटंत नहीं होना चाहिए, कैसा होने चाहिए, खुले विचार, है ना। चाहू और चाहू दिशाओं में विकास हो, यानी सृजनात्मक जवाब बच्चों के निकल के आने चाहिए, ना कि रटंत है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, इस तरह के उनसे प्रश्न करो और वो जवाब दे दे 2 अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाना है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो सभी लोग अपने आंसर करेंगे, सभी अपने अपने आंसर करिए, ऑप्शन आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है जी, चलिए तो बताइए, बताइए जल्दी जल्दी।
जी, बहुत अच्छा। चलें तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि आपने इसका क्या जवाब दिया। तो उम्मीद है आप लोग बेहतर जवाब दे रहे होंगे। भाषा स्वयं में क्या है? जी, भाषा का जहां तक प्रश्न है, स्वयं में ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो बिल्कुल जब हम भाषा सीखते हैं तो वहां पे एक नियमबद्ध तरीका हमको सिखाया जाता है। तो ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, तो संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये ऑप्शन है यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सांकेतिक भाषा भी है जो संप्रेषण की होती है, लिखने का भी होता है, लिखित भी होती है। तो भाषा ही नहीं है संप्रेषण का एकमात्र साधन, इसलिए कट जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है या जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है? ठीक है, संदर्भों में होता है या केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? तो बताएंगे मुझे केवल मुद्रित सामग्री। तो मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है, यानी कि एक ट्रिक आपको बतानी है कि आप किस तरह से अपने सवाल को सही कर सकते हैं। तो जब आप अपने आंसर में देखें केवल, केवल ऐसा अगर देखें तो ये मानना वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो केवल मुद्रित सामग्री में होता है भाषा का प्रयोग, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल परीक्षा में होता है, गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव में कौन चला गया? तो आप देखेंगे कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग, यानी कि बी ऑप्शन आप यहाँ पे लगा देंगे। राइट, इस तरह से आपको अपना आंसर देना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह भी है, क्या है बताइए? कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, या बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए? तो बताइए कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ अर्थ ये भी है, यानी कौन सा पॉइंट बन जाएगा और क्या आप इसमें जवाब देंगे? हाँ जी, तो सभी लोगों को अपने अपने आंसर करने हैं और बेहतर है कि आप लोग सभी जो हैं कमेंट करते रहिएगा। हाँ जी, क्योंकि आपका मनोबल भी बढ़ता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। बहुत अच्छा, चलिए, चलो, बहुत अच्छा। अब आप यहाँ पे पढ़ के देखिए अपने पॉइंटों को कि परिवेश, अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसके लिए कौन सा पॉइंट सही होगा? कि बच्चों को केवल, अब देखो केवल आ गया, काट दीजिए, केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराएं। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध, अब अत्यंत सरल करा देंगे तो बाकी का कैसे सीखेगा, है ना? बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, अब बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाएं तो नेगेटिव में पॉइंट चला गया। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे बच्चे क्या करें, अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सकें। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा देंगे डी ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से डी, बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है। चलें आगे, आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है बताइए? भाषा सीखने और सिखाने का मायना क्या है? दूसरों की बातें समझना, इसका अर्थ ये रहेगा कि भाषा सीखने और सिखाने का मतलब ये है कि दूसरों की बातें समझना, सीखना, अपनी बातों की पुष्टि के लिए तर्क देना, इसलिए हमें भाषा सीखना है, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, ये बताइए। हाँ जी, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य बताइए। तो राइट, आप लोग सही जवाब देना एकदम। क्या है? तो आपने देखा भाई, केवल अपनी बात कहने के लिए कोई भाषा नहीं सीखता है, अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, यानी कि हम बस अपने ही अपने पक्ष को रखते रहेंगे इसलिए हमें भाषा सीखनी है, ऐसा नहीं है। दूसरों की बातों को समझना सीखने के लिए ही हम भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है, यानी कि भाषा सीखने सिखाने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना
होता है, यानी कि आप ऑप्शन लगाएंगे सी। ठीक है, हम कोई भी भाषा सीखते हैं या सिखाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, यानी दूसरी भाषाओं को भी समझें और अपने विचारों को उनको बताएं, वो हमें बताएं, हम उनकी संस्कृति को समझें, यानी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना कहलाएगा। भाई बिजनेस भी तो करेंगे एक दूसरे के साथ में, ये थोड़ी ना बस अपने तर्क ही रखना है। तो सी ऑप्शन। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है बताइए। भाषा अर्जन यानी भाषा अर्जन करने में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक जो हमें भाषा अर्जित कराएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके हम उसे अर्जित करेंगे, या भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो जब आ जाए पाठ्य पुस्तक तो आप इसको सीधा सीधा काट देना कि केवल पाठ्य पुस्तक ही इसका मीन्स नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। दूसरा, भाषा का व्याकरण तो महत्वपूर्ण पूछा है। महत्वपूर्ण तो भाषा का व्याकरण सीखने से हमारी व्याकरण शुद्ध होती है, हमारी हिंदी शुद्ध होती है। भाषा का शिक्षक जो है हमें भाषा का ज्ञान कराता है, सिखाता है। मीन्स ये नहीं है कि वो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है यानी कि रटन विद्या वो करा देगा और हम सीख जाएंगे। नहीं, भाषा के विभिन्न रूपों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा अर्जित होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे लगा देंगे बी ऑप्शन। कौन सा लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का ले करना से संभव है। एक सेकंड बच्चा, लेखा जोखा है, क्या है? प्रगति का यहाँ पे आने वाला है क्या? लेखा जोखा। ठीक है, लेखा जोखा करने से संभव है। ठीक है, इस तरह से रिक्त स्थान है यहाँ पे। अब बताइए क्या होगा? लेखा जोखा करना, हाँ ये डेड डैश है। ठीक है, लेखा जोखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, लेखा जोखा, तो लेखा जोखा करना यहाँ पे खालिस्तान है से संभव है। किससे संबंधित संभव है बताइए? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खालिस्तान से संबंधित है। मौखिक परीक्षा से है, भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति हो रही है। मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, या उत्तर पुस्तिकाओं से, या लिखित परीक्षाओं से। किससे संभव है? क्या बताओगे? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। बच्चों की भाषा संबंधी अगर क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा खालिस्तान से संभव है तो इसका जो संभव रहेगा बी ऑप्शन, पोर्टफोलियो से रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे। क्रमिक उनकी प्रगति को अगर हमको जानना है तो एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा जिससे टीचर कहते हैं और ये पता चलता है कि बच्चे ने कितनी कितनी प्रगति की है, कितने कितने दिनों में किए, सप्ताह में किए, महीने में किए। ठीक है, तो उनका लेखा जोखा मिलता है, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। हर बच्चे का पोर्टफोलियो होता है। आगे आइए, अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या साध्य हैं? भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, सीधी सी बात है, एक साधन होता है, साध्य नहीं होता है। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन होता है, तो एकमात्र कह दिया वैसे ही कट गया। अभ्यास परक ही होना चाहिए या साधन है? तो भाषा की अगर पाठ्य पुस्तक की हम बात करते हैं तो बिल्कुल राइट दिशा में आप जाओगे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करती है, ना कि एक साध्य है, ना कि भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, ना कि अभ्यास परक होना चाहिए। ठीक है जी, आइए अगले प्रश्न की तरफ। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक होती हैं। अब भैया हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो उनसे हमारी भाषा सुधरेगी, ना कि हम वो बाधक रहेंगी। त्रुटियों को बढ़ावा देगी? नहीं जी, उनमें सुधार करेगी। और बड़ों के पढ़ने की वस्तु होती है, हाँ, या साधक हैं? पत्र पत्रिकाएं क्या हैं बताइए? हाँ जी, क्या लगा दिया? बिल्कुल डी ऑप्शन लगाइएगा। सीखने का एक साधक है, एक माध्यम है कि हम इनके माध्यम से सीखते हैं, अधिक से अधिक सीखते हैं, जानकारियां इकट्ठी करते हैं, शुद्धता लाते हैं। ठीक है, तो एक साधक होती हैं। आ जाइए, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है?
बच्चों की भाषा के आकलन का, बच्चों की अगर भाषा का हमें आकलन करना है तो उसके लिए सर्वाधिक तरीका क्या होगा बताइए। सर्वाधिक प्रभावशाली लिखित परीक्षा ले लें तो हमें पता चल जाएगा इनकी भाषा सही हो गई है, या प्रश्नों के उत्तर उनसे ले लें तो हमें पता चलेगा भाषा सही हो गई है, या प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना। तो कौन सा रहेगा जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे की भाषा सही दिशा में चल रही है। जी, बहुत अच्छा। राइट करना है तो सीधा सा है कि लिखित परीक्षा लेने से ही काम नहीं चलेगा, प्रश्न के उत्तर देने से काम नहीं चलेगा, सुनकर लिखने से नहीं चलेगा। सीधा सा जवाब है, एकदम साफ साफ लिखा है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया वो अगर व्यक्त करते हैं और वहां पे हम आकलन करेंगे कि उन्होंने किस आधार पर, किस लय में, किस शुद्धता के साथ उसने लिखा है, तो उसने बोला है, तो भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभाव वही रहेगा। खाली प्रश्न का उत्तर वो दे देगा, उससे मायने नहीं रखता कि भाषा सही सीखी है। हमने प्रश्न पूछा या उसने कोई पढ़ी हुई सामग्री है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो व्यक्त की है और जो अपनी भाषा में वो व्यक्त कर रहा है, तो वही कहलाएगा उसका सही आकलन करना। ठीक है जी, आइए। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, यह भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या केवल शिक्षण पद्धति है। बताइए क्या होगी, क्या केवल शिक्षण पद्धति है? नहीं जी, बिल्कुल। आपको अभी पिछले प्रश्न में ही पता चला, जहां पे कहा गया है प्रश्न के बारे में कि केवल तो नहीं होना चाहिए कि केवल साहित्यिक गतिविधियां नहीं है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तरीके मात्र हैं, नहीं जी। केवल शिक्षण पद्धति है, नहीं जी, केवल केवल आएगा, काट देना है। क्या कहोगे कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने का तरीका है। तो आपको समझ में आया कि हमने अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया था सेम वही कंडीशन आई और यहाँ पे आप लगाएंगे सी ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, यानी कि एक कक्षा में कई भाषाएं जानने वाले बच्चे रहते हैं, सभी की भाषाएं अलग अलग हैं और अलग अलग संस्कृति के बैठे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि तो कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऐसे बच्चे बैठे हैं जहां उस कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऐसी कक्षा में बच्चों को मातृभाषा नहीं बोलने देनी चाहिए, या बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए। अब देखो केवल आ गया यहाँ पे, ठीक है। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, और यहाँ पे कहा मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि किसको काट दें और किसको रख लें। हाँ जी, किसको काट दें और किसको रख लें, बताइए। बिल्कुल सही समझना, सही तरीका क्या है। अब यहाँ इसने कह दिया केवल, तो ये इसलिए कट गया। यहाँ कह दिया कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, इसलिए आपका ए कट गया, ठीक है। और यहाँ पे कहा कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ये कट जाएगा। सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, इसलिए वो काटा जाएगा। आगे आई, फिर क्या सीखेगा बच्चा आगे, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बच्चों की मातृभाषा का समुचित सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और उन्हें स्थान देते हुए जो हमारी मानक भाषा है उससे परिचित कराना चाहिए, राइट। तो चलिए एक एक नंबर लेंगे अपना आप लोग और आगे बढ़ जाएंगे। बेहतर, सभी लोगों का स्वागत है, आपकी ही क्लास है, आपका इंस्टीट्यूट है। सभी लोग आइए, पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, है ना। आइए, भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को बताइए। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आंका जाना चाहिए, या केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अब जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे, हाँ जी, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या करना है, देखो अभी बताया था, केवल आ गया काट दीजिए, केवल आ गया काट दीजिए। अब ये कह रहा निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी कि उनको निबंध दे दिया और आंक लीजिए, नहीं भैया।
क्या करना, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, यानी कि उनको उनके विचारों को प्रकट करने का माध्यम होना चाहिए। तो आप डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो राइट डी आगे आए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताइए? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, या भाषा के व्याकरण सीखने पे बल देना। अब बताइए कि सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए भाषा के व्याकरण को समझने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य होना चाहिए? हाँ जी, समझ गए, बहुत अच्छा है, समझ गए तो जल्दी समझ गए तो जल्दी काम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि निजी अनुभवों के आधार पे भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। निजी अनुभवों पे, अब सबके अपने अपने अनुभव हैं बच्चे, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। निजी अनुभवों का ही प्रयोग करें, ये नहीं है। भाषा का व्याकरण सीखने पे ही बल देना, तो ये नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि भाषा की बारीकी को और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उन क्षमताओं को जिनसे वो बारीकियों से सीख रहे हैं, उसके लिए ही उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी भाषा शिक्षण में और प्रबल तरीके से सीख सकें। राइट, तो सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कविता को पढ़कर निम्नलिखित में से, यानी 106 से 111 है, सबसे उचित विकल्प चुनना है। सुनता हूं मैंने भी देखा, सुनता हूं मैंने भी देखा, मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदनी की रेखा। ध्यान से सुनिएगा कि सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदनी की रेखा, और काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के परिवेश के, सुनता आया हूं, है देखा क्या, मैंने भी देखा काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा, मैंने भी देखा काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। तो चांदनी की रेखा किसका है? तो आप कहेंगे सुमित्रानंद पंत की ये पंक्तियां हैं। और चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। तो बेहद अच्छी जो है इनकी ये कविता, ठीक है। बताइए, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव, चांदनी की रेखा सुमित्रानंदन पंत। पंक्ति का भाव क्या है बताइए? विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, या बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, या अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, या काले बादलों में चांदनी की रेखा रहती है। तो बच्चा देखो, ये तो आप समझ जाएंगे कि ये तो नहीं होगा। काले बादलों में चांदनी की रेखा दिखाई, कवि ने समझाने के लिए एक माध्यम रखा जिसके थ्रू वो आपको समझाना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं, ठीक है। बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन को भी काट देंगे। हमारे पास में बचा सी और ए। और जल्दी बताइए आप सी और ए में से किसको लगा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदनी की रेखा का मतलब है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो इसमें से कौन सा आप लोगों ने लगाया, जल्दी बताइए। हाँ जी, 106 के लिए आप लोगों ने क्या किया है? बहुत अच्छा, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, क्योंकि काले बादलों के बीच चांदी की रेखा देखी है, इसका मतलब है कि अंधेरे के बाद ही क्या आता है? प्रकाश आता है। यानी आप कह सकते हैं कवि हमसे कह रहा है कि दुख के घने अंधेरे के बाद सुख होता है, ठीक है। दुख के घने अंधेरे के बाद ही सुख होता है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, काले बादल प्रतीक हैं किसके? काले बादल किसके प्रतीक हैं? जातिगत
विमनस्य का, या मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली का, तूफान का, या गर्मी से मुक्ति। किसके लिए है बताइए। काले बादल किसका प्रतीक यहाँ पे बताए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखा, काले बादल के बीच चांदी की रेखा। बताइए, तो काले बादल किसके प्रतीक हैं। जी, वैमनस्य। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। काले बादल यहाँ पे तो आप कहेंगे जी गर्मी से मुक्ति, आप समझ गए हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने जो आंसर दिया। तूफान के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताना चाहता, मानसून के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। काले बादल यानी जातिगत जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि काले बादल क्या है, जो जातिगत वैमनस्यता फैली हुई है उसके लिए इन्होंने काले बादल बताया है। तो काले बादल का मतलब है जातिगत, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी बताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं ये बताइए। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं अलंकारों के बारे में, अलंकार क्या, तो आप कहेंगे जी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। चलिए, तो जिस तरह एक स्त्री गहनों को धारण करने पे स्वतंत्र सुंदरता मानी जाती है आभूषणों को पहनने से, उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ जाती है अलंकारों से। चलिए, गहने स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार तो आपको बताया कि जहां पर सा, सरस, समान, उपमान और उपमेय की तुलना होती है, समानता दर्शाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, जिसमें कहा जाता है कि मुख चंद्र है, मुख चंद्र, चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, मुख चंद्र सा सुंदर है, समझना बात को। क्लेश अलंकार में कहा जाता है एक शब्द, एक शब्द और अर्थ अनेक, अर्थ अनेक। ठीक है, जिसके लिए पानी, पानी से जुड़े हैं तीन, मोती, मानुष और चूर्ण। ठीक है, तो एक शब्द के तीन अर्थ थे। पानी बिना मोती की चमक नहीं होती, मनुष्य के सम्मान नहीं होता और चूर्ण नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, तो आगे उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको याद करना है। किस तरह, यहाँ पे है मुख चंद्र सा सुंदर है, और यहाँ पे कहेंगे मुख, मुख मानो, मानो आ जाएगा। ठीक है, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, या चंद्र सा सुंदर है, चंद्र है, तो मानो आ जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार की बात करेंगे तो ये उपमा उपमान पे, उपमान उपमेय पे अभेद आरोप लगाता है, यानी ये पेन मेरा है, अब ये मेरा ही है, वह किताब मेरी है, वो मेरी ही है, यानी कि चाहे किसी के ऊपर मान लिया कि वो मेरी है। ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही, है ना, तो अंबर पनघट में डूबो रही, तो मान लिया जाता है कि अंबर पनघट में डूबा हुआ है। ठीक है, तो यही बात है कि रूपक अलंकार कहता है यहाँ पे जहां अभेद आरोप होता है, और उदाहरण में कहेगा मुख, मुख चंद्र है, न चंद्र के समान है न चंद्र जैसा है, मुख चंद्र है तो कैसा है, तो आप अपनी प्रेमिका से कहें कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो आप उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मुख मानो चंद्र, तुम्हारा मुख मानो चंद्र है, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार से उसके सुंदरता का व्याख्यान कर रहे हो। अगर आपने कहा कि मुख चंद्र है, हे प्रिय तुम्हारा मुख चंद्र है, तो आप रूपक अलंकार का प्रयोग कर रहे हो। तो आपके ऊपर है बात निर्भर कि आप किस तरह से अपनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो ये तो हो गया आपके लिए एकदम सरल। अब इसको तो आप बता दीजिए क्या नहीं है जी, क्या नहीं है। बहुत अच्छा। जलद है बादल का, घन है, पयोदर है, जलज नहीं है। ठीक है, तो जलज ही इसका आंसर हो जाएगा। चलें आगे की तरफ। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता का विलोम बताइए क्या होगा। तो स्वतंत्रता माने आजादी, और आजादी का विलोम क्या होता है तो आप सब जानेंगे। स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा, पराधीनता। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, पराधीनता, पर के अधीन रहना। यहाँ स्व के अधीन है, स्वतंत्रता क्या है, स्व, स्वयं के अधीन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर के अधीन है, दूसरे के अधीन है, तो पराधीनता। स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, पराधीनता हो जाएगा। चले आगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा। आइए बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है बताइए। तो कवि क्या सुनना चाहता है। सुनता हूं मैं भी, देखा है काले बादल में रहती क्या, चांदी की रेखा। तो बिजली को देखना चाहता है, निराशा को देखना चाहता है, या बादलों को देखना चाहता है, या आशा की किरण को देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है, तो बिल्कुल कवि ना तो बिजली को देखना चाहता है, अपनी पंक्तियों में उन्होंने बताया, ना निराशा को, ना आशा की एक किरण वो देखना चाहता है बादलों में। हाँ, उसने भी देखा बादलों में एक चांदनी की रेखा, यानी आशा की एक किरण। ठीक है, तभी तो श्लेष अलंकार बनेगा वो। आइए अब एक आता है, अभी पद्यांश हो गया यानी एक कविता हो गई, अब गद्यांश की बारी। तो एक गद्यांश आएगा। अब गद्यांश को आप पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, साइड हो जाती हूँ। कि मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम का भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विषमकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिस स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का एक झुरमुर था। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों, टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। राइट, संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संसाधन, यानी SWRC। पॉइंटों को नोट करेंगे, आंसर देना है यहीं से। मेरे मन में संशय उठने लगे थे कि आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, और उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन जा रहे थे, वह सज्जन जा रहे थे। आइए, वो सज्जन खुद कहे जा रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव के लोग खुद अपनी समस्याओं को सुलझा लें। हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आए हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को ना नष्ट होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए वह बोले कि हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भरी बनना चाहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। मुझे बार बार गांधी जी का कथन याद आ रहा था। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो जो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन है इसमें, कर्मठा है, अनुशासन है, सहभागिता है। यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर लिए जाते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं करता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाए जाए, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी
जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें, यानी कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा। एक तीर्थ यात्री, जो ये सब लिखा वो क्या, एक तीर्थ यात्री स्त्रोत भीष्म साहनी द्वारा ये रचित, क्या नाम है, एक तीर्थ यात्री। आइए तो आइए प्रश्न का जवाब देंगे। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थानों का उद्देश्य क्या था, वहां पर बताइए। जो वो गांव था वहां पे शोध संस्थान थे, उनका उद्देश्य क्या था, उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, या ग्राम वासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। क्या था, जल्दी बताइए कि क्या लगाएंगे आप लोग जी। तो सही समझे आप लोग, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थानों का उद्देश्य केवल इतना था, न कि केवल अनुशासित करना, ना उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, बिल्कुल नहीं। ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान कराना, नहीं जी। उनका उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि वो किसी पे डिपेंड ना रहें, अपने पैरों पर खड़े रहें। यही तो चाहता है हमारा देश। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक का मानना था, लेखक क्या मानते हैं बताइए। तो लेखक का मानना था कि ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। लेखक का मानना था ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, या आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है, या आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। यानी कि लेखक का मानना क्या है, जल्दी बताइए, अपने विचार प्रकट करिए जी। जल्दी जल्दी बताएंगे फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो लेखक का मानना क्या था, बहुत अच्छा, एकदम राइट। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था अपने गद्यांश में, जिसमें साफ साफ लिखा था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो लेखक का यही मानना था और वो यही कह रहे थे। ठीक है, चलें आगे। और किसने लगा दिया है सी ऑप्शन, हाँ जी, क्या जी, सी ऑप्शन 113 का, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चले आगे, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जल्द से जल्द इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आता है आपका जी, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। केवल गरीब और दलित महिलाओं की है, या उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, या ग्राम प्रधान की, या संस्थापक की। तो ना तो संस्थापक केवल, ना ग्राम प्रधान, ना केवल गरीब औरतें या पुरुष। उसमें क्या है, उस गांव में रहने वाले सभी लोग जो हैं संस्थान के निर्णय और संचालन का आधारभूत भूमिका निभाते हैं, यानी सभी मिलजुल कर बैठकर निर्णय लेते हैं। तो बिल्कुल जिसने भी बी लगाया एकदम राइट है। चलें आगे, चलें आगे जी, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, बताना है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है, शब्द शब्द के शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है। आत्मसम्मान तो आत्मसम्मान है, ठीक है। आत्मीय तो आत्म प्लस में यह होगा, आत्म प्लस में निर्भर होगा। तो परमात्मा में परम है, परम प्लस में आत्मा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, परम प्लस में आत्मा। तो यहाँ पर क्या नहीं है, उपसर्ग में आत्म नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे चलते हुए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करते रहना है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के दम पे ही तो आगे बढ़ते चलना है। आइए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विषयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वह एक स्वावलंबी विकास केंद्र चला रहे हैं, वहां लोग अनुदान पर आश्रित हैं, या केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, या तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। बताइए क्यों लिखा जा रहा है। तो ये तो आप जानते हैं कि पिछड़े गांव के रूप में उसको नहीं लिखा जा रहा है, वो तो तरक्की कर रहा है। हाँ जी, तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। राइट, तो पिछड़ा नहीं है। और इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, नहीं जी। वहां के लोग अनुदान पास, नहीं जी। वहां के लोग स्वावलंबी और विकास केंद्र
चला रहे हैं, इसलिए वो इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। ऑप्शन ए। आ जाइए अगले प्रश्न पर। शताब्दी समास का उदाहरण बताइए। शताब्दी समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव या बहुब्री समास? शताब्दी का बताइए क्या होगा। हाँ जी, तो समझ ही गए हैं आप लोग, बहुत अच्छा, फिर तो क्या दिक्कत है। आइए, तो आप कहेंगे जी अगर गिनतियां गिनी जाती हैं तो द्विगु समास है ना, चौराहा, चौमासा, शतक, ठीक है, मासिक, इस तरह से। तत्पुरुष समास में आप कहेंगे जी कारक चिन्हों का लोप होता है, चिन्हों का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव में पूर्व पद अव्ययभाव होता है, पूर्व पद अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव होता है यानी कि अव्यय होता है। क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है। बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कहें नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, ठीक है। अव्ययभाव में जैसे कह दें यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अव्ययभाव है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र हो गया, बाकी इसमें लिखा है। तो शताब्दी किस में आ जाएगी? बिल्कुल गिनतियों में आ जाएगी। ए ऑप्शन लगाएंगे और ए लगाया, बहुत अच्छा है। और चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, एकदम राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ए ऑप्शन हो गया है। चलें चलें, आ जाइए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं कर्मठता की या अकर्मण्यता की या सादापन की या आत्मनिर्भरता की? तो गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं, किसकी मान्यता नहीं देते हैं बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, सादापन भी उनमें है, कर्मठता भी है, आत्मनिर्भरता भी है, क्या नहीं है? अकर्मण्यता, ठीक है, यानी अकर्म। क्या वो कर्म पे विश्वास नहीं रखते? तो आप कहेंगे जी रखते हैं, तो ये है अकर्मण्यता, यानी कि बी ऑप्शन आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है जी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है संज्ञा, वो बताइए। यहाँ पे संज्ञा का उदाहरण नहीं है। हाँ जी, जल्दी जल्दी अपने ऑप्शन लगा देंगे जी, बहुत अच्छा। अनुशासित जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग बेहद अच्छा कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला प्रश्न है उपयोगी शब्द का विलोम बताइए। उपयोगी, भाई आप जो वस्तु लेकर आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, या आप जो वीडियो लेकर आए हैं ये हमारे लिए मैम बहुत उपयोगी है, या आप हमसे पढ़ने आए, आप हमारे लिए क्या है? बहुत प्रिय हैं, है ना। तो उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? क्या अउपयोगी, उपयोगिता, अनुपयोगी या अनुपयोगी? तो जल्दी जल्दी बताएंगे फिर चलेंगे। हाँ जी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनुपयोगी, ए लगा देंगे। और मुझे बताइए कि आप सभी लोगों ने ये ऑप्शन लगाया तो बहुत अच्छा किया, ठीक है। हाँ जी, पिकाचू, अतिश्री, थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, और हमारे साथ एंडिंग तक बने रहे। नाम नहीं ले पा रहे तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और आप लोगों का प्यार इस तरह बना रहे, बस इसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न जो हैं वो हो जाते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।